हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस क्लासेस। और आ गया हूं मैं अपनी नई क्लास को लेकर। आज की क्लास मेरी सिंथेसिस पे बेस है। सिंथेसिस जिसका मैंने एक वीडियो लेक्चर आपको पहले ही दे रखा है, जिसमें मैंने आपको पार्टिसिपल्स का यूज़ करना सिखाया। पार्टिसिपल से किस प्रकार सेंटेंस को जोड़ा जाता है ये चीज़ मैंने आपको सिखाई है, और बहुत ही परफेक्टली, बहुत आसान तरीके से सिखाई है। जिन्होंने भी इस वीडियो लेक्चर को देखा होगा, मेरा श्योर है कि अगर उन्होंने प्रैक्टिस की होगी तो सारे परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ करके उन्होंने सेंटेंस को बहुत ही आसानी से जोड़ना सीख लिया होगा। जिन्होंने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है वो जाके अभी देख लीजिए, क्योंकि सिंथेसिस एक ऐसा पार्ट है, सिंथेसिस एक ऐसी चीज़ है जिसको आप तो अभी इंटर की क्लास में पढ़ रहे हैं, साथ ही ये चीज़ आपके आगे कंपटीशन एग्जाम में भी सामने आती है। ये जो इंटर की ग्रामर है, जिसमें सिंथेसिस हुआ, सिंटैक्स हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, या डायरेक्ट इनडायरेक्ट हुआ, या फिर वोकैब के जो इतने शब्द हुए, ये इंटर की जितनी भी ग्रामर है आपको आगे जाके आपके कंपटीशन एग्जाम में काम आने वाली है। तो एक भी क्लास मिस मत कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पे जो कुछ भी मैं पढ़ाता हूँ इंटर ग्रामर को, वो बहुत स्मूथली पढ़ाता हूँ, जिससे कि स्टूडेंट के समझ में बहुत ही आसानी से वो चीज़ आ जाए कि उनको आगे समझने में कोई दिक्कत का सामना करना पड़े। इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में लास्ट में एक ऐसी चीज़ आपको देने वाला हूँ जैसे कि आप सिंथेसिस में एकदम अलग पाएंगे। तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। चले चलते अपनी क्लास की तरफ और देखते हैं कि हम लोग कौन कौन सी आज सिंथेसिस के रूल पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मेरा सिंथेसिस का वीडियो लेक्चर आ चुका है, जिसमें मैंने आपको पार्टिसिपल्स का प्रयोग सिखाया है। उम्मीद है कि उस वीडियो लेक्चर को देख के आप पार्टिसिपल का यूज करना सीख गए होंगे। तो आज हम उसके दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या था? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके हम लोगों को वहां पे दूसरे पॉइंट में सेंटेंस को जोड़ना था। अब नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या है? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग उसे कहते हैं जहां पे आप लोग वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म या फिर परफेक्ट पार्टिसिपल फॉर्म आप वहां पे बनाएं और उसे मुख्य सब्जेक्ट के बाद लगाएं। उसी को हम लोग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करना कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि आप लोगों को समझने के लिए मैंने यहाँ पे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के बारे में लिख दिया है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब को, यानी सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आती है उसको परफेक्ट पार्टिसिपल के रूप में अथवा प्रेजेंट पार्टिसिपल के पैसिव फॉर्म में। अब यहाँ पे देखिए कि आपको पैसिव फॉर्म क्या होगी परफेक्ट पार्टिसिपल की, या प्रेजेंट पार्टिसिपल की पैसिव फॉर्म क्या होगी। इसके लिए मैंने आपको अपने पहले वीडियो लेक्चर में एक चार्ट बना दिया था, जिस चार्ट में मैंने आपको उसकी एक्टिव फॉर्म, पैसिव फॉर्म, पार्टिसिपल की सारी लिखा दी थी। वहां जाके आप उसे देख सकते हैं। और तो उसके पैसिव फॉर्म में अथवा केवल बीइंग के रूप में बदलकर, यानी वहां पे बीइंग के रूप में बदलकर लिखा जा सकता है। उसी का प्रयोग ही हम लोगों को नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करना कहलाते हैं। क्लियर? तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर इसके अंतर्गत देखते हैं कौन कौन से नियम आते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और अपने नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के यूज के नियमानुसार देखते हैं कि जब वाक्यों में जो कार्य करने वाला हो, यानी सब्जेक्ट्स हो, वो दो अलग अलग व्यक्ति हो। मतलब पहले वाक्य में दूसरा सब्जेक्ट, दूसरे वाक्य में दूसरा सब्जेक्ट, और पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे का सब्जेक्ट भी ना हो। अर्थात कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे दो ऐसे सेंटेंस मिलते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट में कोई संबंध नहीं होता। दोनों सेंटेंस के ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट में कहीं पर भी कोई संबंध नहीं होता। फिर भी वहां पे जो कार्य होता है दोनों वाक्यों में, वो कार्य एक दूसरे से संबंधित रहता है, यानी उन वाक्यों में होने वाले कार्य जो है एक दूसरे पर अपना प्रभाव डालते रहते हैं। तो वहां पे आप लोगों को समझना चाहिए कि आपको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करना है। कहीं भी आपको ऐसे सेंटेंस मिल जाए जिसके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कोई संबंध ना हो, अर्थात दो वाक्य मिल रहे हैं, दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट अलग अलग हो, और उसमें जो मैंने पहले रूल बताया था कि पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे का सब्जेक्ट बन जाता है, और जहां पे पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे का सब्जेक्ट भी ना बन रहा हो, मतलब दोनों सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कुछ ना मिल रहे हो, लेकिन दोनों वाक्यों में होने वाले जो कार्य हो रहे हो वो कार्य एक दूसरे पर अपना प्रभाव छोड़ रहे हो, तो वहां पे आपको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करना है। अब नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करने के लिए आपको करना क्या रहेगा? सबसे पहले उसमें देखना होगा कि आपको पहला कार्य कौन सा हुआ है, सबसे पहले पहला काम कौन सा हुआ है। उस पहले काम में आपको वहां से उसकी वर्ब निकाल लेनी है, और उस वर्ब को परफेक्ट पार्टिसिपल के पैसिव फॉर्म में, परफेक्ट पार्टिसिपल का पैसिव फॉर्म क्या बताया था? परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है? हैविंग लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कराता हूं मैं, तो उसका पैसिव फॉर्म क्या हो जाएगा? हैविंग बीन लगेगा वहां पे,
हैविंग बीन लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, या फिर केवल बीइंग लगा के हम लोग वहां पे उसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर देंगे। लेकिन उसके पहले हम लोग जो पहले वाक्य का जो सब्जेक्ट होगा उसे पहले ही लिख लेंगे, उसके बाद हम उसकी वर्ब का यूज करेंगे। और जो वर्ब के बाद हम लोग जो उसका वाक्य कंप्लीट जो पहला हो जाएगा उसके बाद कॉमा लगाएंगे, और दूसरा वाक्य ज्यो का त्यों जैसा उसमें लिखा मिलेगा आपको क्वेश्चन में वैसा उसको उठा के कॉमा के बाद आंसर में लिख देंगे और सेंटेंस हमारा कंबाइन हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए एक एग्जांपल लेके इसे समझते हैं कि जिससे आपको ये समझ आसानी समझ में आता है। जैसे कि यहां पे ले लिया हमने द सन रोज, द सन रोज कॉमा द फॉग डिस्पर्स्ड। तो यहां पे इसको जब हम लोग कंबाइन करेंगे, ज्वाइन करेंगे, तो क्या करेंगे, यहां पे देख लीजिए कि ये सन और ये फॉग, इसमें कोई संबंध नहीं, ये दोनों अलग अलग हैं। और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट भी नहीं बना हुआ है, लेकिन इसमें जो कार्य हो रहा है, इन दोनों कार्य एक दूसरे पर अपने आप में प्रभाव डाल रहे हैं कि द सन रोज ने सूर्य उगा, द फॉग डिस्पर्स्ड, कोहरा छट गया, कुहासा छट गया। तो ये दोनों कार्य एक दूसरे पर प्रभाव डाल रहे हैं। इसको जब हम लोग कंबाइन करेंगे तो ये लिखेंगे द सन हैविंग, परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता था, हैविंग का यूज करेंगे, हैविंग राइजन, और उसके बाद हो जाएगा हमारे पास कॉमा लगा के दूसरा सेंटेंस वैसे का वैसा ही लगा देंगे, द फॉग डिस्पर्स्ड। क्लियर? तो यहां पे ये सेंटेंस हमारा इस प्रकार से कंबाइन हो जाएगा। उम्मीद है इस रूल को आपको समझ में आ गया होगा। ये जो रूल लिखा है मैंने इसकी एग्जांपल की सहायता से आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे अगले नियमानुसार ये होता है कि जब जो पहले हुआ कार्य होता है उसकी वर्ब एक्टिव वॉइस में है, उसकी वर्ब जब हम लोग एक्टिव वॉइस में पाते हैं तो वहां पे हम लोग परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कर देते हैं। लेकिन वही वर्ब जब उसकी हमें पैसिव वॉइस में मिलती है तो वहां पे हम लोग उसकी पैसिव जो हो गई प्रेजेंट पार्टिसिपल की पैसिव फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल की पैसिव फॉर्म कहते हैं, बीइंग लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर देते हैं। तो वहां पे हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल की पैसिव फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए एक बात आती है कि जब सेंटेंस में हम लोगों को इज, एम, आर, वाज, वर मिल जाए, इज, एम, आर, वाज, वर, तो इस पे आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि अगर इज, एम, आर, वाज, वर मिल रहा है और ये वर्ड्स हमें अगर मेन सब वर्ब के रूप में मिल रहे हैं, यानी इज, एम, आर, वाज, वर हमें मेन वर्ब के रूप में मिल रहा हो, मेन वर्ब के रूप में तभी मिलेंगे जब इनके बाद हमें कॉम्प्लीमेंट नजर आ जाएगा। कॉम्प्लीमेंट नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, वर्बल भी कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। आपको वहां पे ध्यान रखना होगा कौन सा कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, उससे कोई मतलब नहीं होता। जब ये वर्ड हमें मेन वर्ब के रूप में प्राप्त हो तब वहां पे आप बीइंग का यूज करेंगे, बीइंग लगा के सेंटेंस को आप कंबाइन करेंगे। लेकिन यही वर्ड सारे जो इज, एम, आर, वाज, वर हैं, ये जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएंगे, यानी पैसिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब के रूप में, नहीं इनके बाद इज, एम, आर, वाज, वर लगा हो, इनके बाद हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म नजर आ रही हो, पैसिव वॉइस के वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में नजर आएंगे, तब इनको हम लोग वहां पे हैविंग बीन का यूज करके सेंटेंस को कंबाइन करेंगे। क्लियर? उम्मीद है ये रूल आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद फिर हम इसके एग्जांपल लेते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। तो चलिए इसके एग्जांपल लेते हैं जिससे जो रूल मैंने आपको लिखा रखे हैं ये सारे रूल आपको बहुत अच्छे से ढंग से समझ में आ जाए। जैसे यहाँ पे पहला एग्जांपल लिया कि द एग्रीमेंट वॉज साइंड, द एग्रीमेंट वॉज साइंड, और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, ऑल वर सेटिस्फाइड। यहां पे आप देख लीजिए कि क्या है, वाज, इज, एम, आर, वाज, वर का यूज हमने किया है, और क्या है कि द एग्रीमेंट वाज साइंड, ऑल वर सेटिस्फाइड। वाज का यूज किया है, वाज यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में है या मेन वर्ब के रूप में है। तो यहाँ पे आपको देखने से ये लगेगा कि दस्तावेज पर या सहमति पर हस्ताक्षर किए गए या हस्ताक्षर हुए। तो यहाँ पे देख लीजिए कि आप ये वाज जो है ये मेन वर्ब के रूप में नजर आ रहा है, बाकी ये कॉम्प्लीमेंट है हमारा। तो वाज जो मेन वर्ब के रूप में नजर आ रहा है, तब फिर इसमें क्या करेंगे आप लोग, मैंने आपको रूल में क्या लिखा रखा है कि आप लोग बीइंग का यूज करेंगे। तो यहां पे हो जाएगा द एग्रीमेंट
बीइंग साइंड, बीइंग साइंड, कॉमा लगाया, उसके बाद दूसरा सेंटेंस वैसे का वैसा ही लिख देंगे, ऑल वर सेटिस्फाइड। क्लियर? उम्मीद है ये सेंटेंस आपको जोड़ना है, ये समझ में आ गया होगा कैसे सेंटेंस जोड़ा गया है। अब फिर यहां पे दूसरा ले लेते हैं हम, राजू इज ए थीफ, द पुलिस आफ्टर हिम। मतलब राजू चोर है और पुलिस उसके पीछे है। यहां पे हो जाएगा, एक इज लगाना भूल गए, द पुलिस इज आफ्टर हिम। तो ये हमारे पास हो जाएगा राजू इज ए थीफ और द पुलिस इज आफ्टर हिम। इसको क्या जोड़ेंगे, यहां पे आप देख लीजिए कि जो इज है ये मेन वर्ब के रूप में है और ये हमारा नाउन कॉम्प्लीमेंट है, इज ए थीफ। तो यहां पे क्या हो जाएगा, राजू बीइंग, बीइंग हो जाएगा बीइंग अ थीफ, कॉमा लगाया, द पुलिस इज आफ्टर हिम। क्लियर? तो यहां पे देख लीजिए आप बीइंग, आप मैंने क्या बताया था, बीइंग तभी प्रयोग करेंगे जब इज एम आर वाज वर आपको मेन वर्ब के रूप में नजर आ रहा है। तो अब हम चलते हैं उसके तरफ कि जहां पे हैविंग बीन का यूज करवाना हो या फिर हैविंग का केवल यूज करना हो, जो में परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। तो ये पहले एक एग्जांपल लेते हैं, द बेल रंग, द बेल रंग, घंटी बजी और उसके बाद क्या हुआ, घंटी बजने के बाद क्या होता है, द बॉयज वेंट होम, बच्चे घर चले गए। घंटी बजने के बाद ये तो होता है, घंटी बजी बच्चे घर चले गए। तो फिर क्या हो जाएगा, यहां पे देख लीजिए कि ये हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है और एक्टिव वॉइस का जब सेंटेंस है तो वहां क्या बता रखा हमने कि इन दोनों सब्जेक्ट के बीच में कोई भी संबंध नहीं है, सब्जेक्ट में कोई संबंध नहीं, लेकिन एक कार्य का प्रभाव दूसरे पर पड़ रहा है। तो यहां पे हो जाएगा द बेल हैविंग रंग, द बेल हैविंग रंग। और उसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास, दूसरा सेंटेंस में वैसे का वैसा ही लिख देना है कि द बॉयज वेंट होम। क्लियर? तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा। अब एक और हैविंग बीन वाला भी ले लेते हैं जिससे आपकी वो कंफ्यूजन भी दूर हो जाए कि ये क्या हो जाएगा। ये हमने द कैप्टन वॉज किल्ड, द कैप्टन वॉज किल्ड और उसके बाद हो गया द आर्मी फ्लेड। यहां पे देखिए कि कप्तान मार दिया गया, यहां पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में वॉज दिखाई दे रहा है आपको कि कप्तान मार दिया गया और सेना भाग खड़ी हुई। तो ये हो जाएगा कि द कैप्टन हैविंग बीन किल्ड, हैविंग बीन किल्ड, कॉमा लगाया, द आर्मी फ्लेड, सेना भाग खड़ी हुई, कप्तान को मार दिया गया और सेना भाग खड़ी हुई। तो उम्मीद है इन एग्जाम्पल की सहायता से आपको रूल मैंने जो लिखाए हैं वो आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए इन्हें नोट कर लीजिए और फिर हम इसके अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले रूल के अनुसार हम लोग ये देखते हैं कि जब 3 या 3 से अधिक सेंटेंस, यानी कि अभी तक आपने देखा कि केवल हम 2 सेंटेंस को जोड़ रहे थे, 2 सेंटेंस को किस प्रकार से जोड़ा जाएगा, 2 सेंटेंस में क्या क्या परिवर्तन किए जाएंगे और उनको सेंटेंस को हम लोग जोड़ लेंगे। लेकिन अब यहाँ पे अगर हम पा जाए कि हम 3 सेंटेंस को जोड़ना हो या 3 से ज्यादा सेंटेंस को जोड़ना हो, तब हम क्या करेंगे। तो 3 सेंटेंस या 3 से ज्यादा सेंटेंस को जोड़ना होगा तो अंत में किए हुए कार्य की क्रिया को ज्यों का त्यों रहने दिया जाता है। मतलब लास्ट में जो काम हो रहा हो, जो सेंटेंस को आप पढ़िए उसमें देखिए कि सबसे आखिरी में कुछ कौन सा कार्य हुआ है, तो सबसे आखिरी में जो कार्य होगा उसकी क्रिया जैसी है वैसी रहने देंगे, उसमें हम कुछ नहीं करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, उसके अतिरिक्त सभी सेंटेंस को नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में बदल लेंगे। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट जो मैंने पिछली स्लाइड में बता रखा है कि हैविंग का यूज करेंगे, हैविंग बीइंग का यूज करेंगे, बीइंग का यूज करेंगे। तो जिस रूल के अकॉर्डिंग मैंने पिछली स्लाइड में बता रखा है उसी रूल के अकॉर्डिंग बाकी सारे सेंटेंस को हम लोग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में चेंज कर लेंगे। क्लियर?
अब नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में चेंज कर लेंगे और उन्हें एंड से जोड़ देंगे, यानी हर एक सेंटेंस को नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में चेंज करके एंड से जोड़ देंगे। बस खाली उस सेंटेंस को छोड़ देंगे जिसमें कार्य सबसे आखिरी में हो रहा होगा, और जो कार्य पहले किया गया है उस कार्य को, और जो कार्य बाद में किया गया है, मतलब जो कार्य पहले किया गया है उसे हम पहले रखेंगे, और जो कार्य बाद में किया गया है उसे बाद में रखा जाएगा, और जो अनावश्यक शब्द है उसमें जो सारे शब्दों को हम लोग हटा देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, द सीज वॉज ओवर, द एनिमी विड्रॉ, द सिटी ओपनड इट्स गेट, बाय दिस मीन इट्स ट्रेड एंड प्रॉस्पेरिटी रैपिडली रिवाइव। अब इसमें देखिए कि आपको सबसे आखिरी का कौन सा कार्य दिख रहा होगा, तो लास्ट एक्शन इसमें यह है कि बाय दिस मीन द ट्रेड एंड प्रॉस्पेरिटी रैपिडली रिवाइव। इस कार्य की वर्ब को हम लोगों को चेंज नहीं करना है, इसको हमें वैसे का वैसा ही रख देना है, और इसके बाद इसको हमें कंबाइन करते हुए चलना है। तो इसमें पहले कौन सा कार्य है कि द सीज वॉज ओवर, तो इसको जब हम लोग उसमें करेंगे, क्या कहते हैं, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में चेंज करेंगे, तो आपको मैंने क्या बताया है कि इज एम आर वाज वर जब मेन वर्ब का रूप आए तो उसे हम लोग बीइंग के रूप में चेंज कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, द सीज बीइंग ओवर, बीइंग ओवर, कॉमा लगाएंगे। अब इसके बाद क्या है, द एनिमी विड्रॉ, द एनिमी विड्रॉ मतलब ये हो गया हमारे पास, ये पास्ट टेंस में आ रहा है, तो अर्थात इसको हम लोग चेंज करेंगे तो ये क्या कर देंगे, हैविंग का यूज कर देंगे। तो हैविंग लगा दिया, द एनिमी हैविंग विड्रॉ, फिर पहला दूसरा सेंटेंस कॉमा के साथ लिख दिया, और तीसरे सेंटेंस को हम लोग एंड के साथ जोड़ेंगे, एंड। तो अब हम इसके बाद एंड लगा लेंगे। अब इसके बाद क्या आएगा, द सिटी ओपनड इट्स गेट। अब यहाँ पे ओपनड इट्स गेट लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग लगाएंगे कि हैविंग के साथ, एंड द सिटी हैविंग ओपनड इट्स गेट। और फिर क्या करेंगे, फिर हम लोग लगा देंगे कॉमा लगा के, कॉमा लगा के फिर यहां पे इट्स ट्रेड एंड प्रॉस्पेरिटी रैपिडली रिवाइव्ड। क्लियर। तो यहां पे आप लोग देख लीजिए कि ये चीज आपको यहाँ पे आखिरी सेंटेंस है, आखिरी सेंटेंस में हमने कोई भी चेंजेस नहीं की है। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर समाप्त किया जाता है। उम्मीद है इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग जो जैसा भी सिखाया है आपने उसे सीखा होगा, लिख लिया होगा, और आप उस पर लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, जिससे कि ये सिंथेसिस जो है आप लोगों को अच्छे से आ जाए। और इस बात को आप जान के रखिए कि यदि आप किसी भी सब्जेक्ट, इंग्लिश की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, इंग्लिश हुई, साइंस हुई, मैथ हुई, कोई भी सब्जेक्ट हो, एनी वन सब्जेक्ट जो आप पढ़ रहे हो, अगर उस सब्जेक्ट की रेगुलर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, रेगुलर उस सब्जेक्ट के लेसन्स को नहीं पढ़ रहे, रेगुलर उसकी एक्सरसाइज को नहीं कर रहे हैं, तो वो सब्जेक्ट आप चाहे जितना पढ़ लीजिए आपको समझ में आने वाला नहीं है। तो बेहतर होगा कि आप जो भी पढ़ें, जो भी समझें, उसको प्रैक्टिस के रूप में जरूर किया कीजिए, जिससे कि आपको वो चीज़ आपको एकदम परफेक्टली क्लियर हो जाए। जैसे आज की डेट में मैंने आपको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट को क्लियर किया है, तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की एक्सरसाइज आपके पास ग्रामर की बुक होगी, उसे निकालिए, उसमें से नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की एक्सरसाइज को निकालिए और उसे सॉल्व कीजिए। सॉल्व करके आप मेरे फेसबुक पेज पे उसे भेज सकते हैं, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं कि आप मेरे फेसबुक पेज पे उस जो एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे वहां पे आप मुझे डायरेक्ट मैसेज वहां से कर सकते हो। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपको इससे कुछ भी समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जिससे कि इनको भी अपनी बोर्ड परीक्षा में इसका लाभ मिल सके। और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे आने वाले सारे वीडियो लेक्चर आपको बोर्ड परीक्षा से संबंधित बिल्कुल परफेक्ट तैयारी करा के देंगे, क्योंकि तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हो जाएगा नहीं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद अवर चैनल, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।